नमस्कार मित्रों, सीडीपी फैमिली रजनीश में आपका सर्वदिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए आज सर जो लेके चल रहे हैं वो हम सीटेट में आपका संस्कृत को लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं सर? संस्कृत लेके चल रहे हैं। और जो संस्कृत सर लेके चल रहे हैं वो पूरा हम आपको ग्रामर के साथ साथ जो भाषाई संस्कृत है उसको लेके चलते हैं सर। तो हम स्टार्ट करते हैं सर स्टार्टिंग से, है ना सर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा क्या है ना। सबसे पहले हम सर बात करेंगे कि भाषा क्या है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो भाषा होती है हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। बोलें तो हमारे विचार या हमारी भावनाएं जो हम आप तक पहुंचाते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। अब यहाँ से एक प्रश्न जो बनता है वो आपका संस्कृत में बनता है। सर क्या प्रश्न बनता है संस्कृत में, उसको देख लें। संस्कृत में बनेगा भाषा कौशल के जो भाषा कौशल है, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा सर। क्या बनेगा? भाषा कौशल का सर एक प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? भाषा कौशल का एक प्रश्न आपका सर यहाँ से बनेगा। तो देखते हैं सर कैसे बनेगा, ये जान लो आप। भाषा कौशल का जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले अगर बात करें तो 4 कौशल हमने आपको पढ़ाए थे सर। कितने कौशल पढ़ाए थे? 4 कौशल पढ़ाए थे भाषा विकास के। कितने कौशल पढ़ाए थे? 4। पहला जो कौशल होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। और ये रहा आपका चौथा कौशल। अब आपका जो सर यहाँ प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा। तो पहला कौशल है श्रवण कौशल, भाषण कौशलम, पठनम कौशलम और लेखन कौशलम। पहला जो कौशल रहेगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि यहाँ से आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे अच्छे से देख लो इसको। बात कर रहा है जो आपका श्रवणम कौशल है, सुनने का। सुनना क्या है ना। सुनना एक कला होती है। सुनना क्या होता है? एक कला होती है। जैसे मान लो सुनने में क्या क्या आएगा आपका? निश्चित तौर पे अर्जन करना, ग्रहण करना या अवबोध करना क्या कहलाएगा? सुनना कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा? श्रवणम। और जबकि जो अर्जन करना होगा, अब इसी को ये तीसरा पॉइंट ले लो आप। कौन सा पॉइंट लेंगे? तीसरा पॉइंट है पढ़ना। सुनना और पढ़ना एक जैसी ही प्रक्रिया होती है सर। क्या होता है? सुनना और पढ़ना। देखो पढ़ना क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो पढ़ना एक तरह की क्या है? बातचीत है। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या हमने बताया था? पढ़ना एक तरह की बातचीत है। क्या है? बातचीत है। पढ़ना क्या है? एक तरह की बातचीत कहलाती है। अब यही बातचीत किस में बदल जाती है? अर्जनम में, यही बातचीत ग्रहणम में, और यही बातचीत अवबोधन में बदल जाती है। और सुनना क्या है? विचारों का आदान प्रदान। क्या है? जब हम सुनते कब हैं? तो सुनना क्या है? विचारों का आदान प्रदान। जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही हमारा सुनना होता है, अर्थात ग्रहण करना। और जबकि यहाँ जो ये चीज दे रही है, देख लो आप, जो यहाँ ये दे रहा है, इसका देखो कलर, जो यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान की बात कर रहा है, किसकी? यहाँ से देख लो, ये वाला ले लो। जैसे तीसरा है, तीसरे में किसकी बात कर रहा है आपका? पढ़ना। तो पढ़ना हो गया था हमारा तीसरा, अर्जन होगा। और क्या? पहला और तीसरा ये सेम था, यही तो था पहला तीसरा। और जबकि भाषणम क्या होगा? भाषण क्या होगा? अर्जनम या ग्रहण करना, भाषणम होगा। और यही बिल्कुल सही जा रहे या गलत जा रहे? क्या होगा? श्रवण करना क्या बताया था? सुनना क्या बताया था? बताओ जरा। सुनना क्या था और पढ़ना क्या था? पढ़ना था यहाँ एक तरह की बातचीत। तो प्रश्न यही बताता है, सुनना पहला और तीसरा सेम रहेगा। पढ़ना और सुनना एक कला है, एक तरह की बातचीत है। और जबकि लिखना क्या है? लिखना क्या बताया था? जबकि लिखना क्या है? लिखना अभिव्यक्ति करना है। और लिखना एक तरह की कला है या बातचीत है। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। अब देख लो आप, यहाँ से एक प्रश्न हो गया। फिर आपका एक प्रश्न बनेगा, यहाँ से नोट करके हमने लिखा दिया। यहाँ वो कह रहा है श्रवणम कौशलम उद्देश्यम।
सुनने वाले कौशल का उद्देश्य क्या होता है? सुनना। तो आपको हमने बताया था ऐसे तोड़ोगे, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, है ना। जब हम सुन लेते हैं और सुनकर जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं, ये क्या कहलाता है? यही हमारा सुनना कहलाता है। क्या कहलाता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना हमारा क्या कहलाएगा? सुनना कहलाएगा, है ना। अब देख लेते कुछ बातें और देखते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करना सुनना कहलाएगा। अब देखो इसमें आप, ये तो ये चीज हो गई। अब देख लो, अब आपसे कहा जाए कि श्रवणम क्या है, या सुनने के साधन कौन कौन से हैं? तो श्रवणम कौशलम साधनम, सुनना क्या है? एक साधन है। अब भाषा कौशलम का अब एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, भाषणम कौशलम मतलब भाषण कौशल क्या है? क्या बनेगा? भाषणम कौशलम मतलब भाषण कौशल क्या है? यहाँ क्या बनेगा? भाषण कौशलम अर्थात भाषण कौशल क्या है ना। देख लीजिए क्या बनेगा? भाषा कौशलम या भाषा कौशलम। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा कौशलम का मुख्य उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति। यही तो बात बताई थी, अभी नहीं बताई थी, प्रश्न के रूप में रख दिया। फिर वो कह रहा है भाषा कौशलम उद्देश्यम पठित्वा अर्थ ग्रहण करना, मतलब पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़ लेंगे और पढ़कर जब हम अर्थ ग्रहण करेंगे, ये क्या कहलाएगा? जब हम पढ़ लेंगे और पढ़ के अर्थ ग्रहण करेंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा? पढ़ के अर्थ ग्रहण करना ही कहीं ना कहीं आपका कहलाएगा। चलिए, है ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। और जबकि भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिकी अभिव्यक्ति, है ना, मौखिक अभिव्यक्ति। यहाँ से एक प्रश्न हो गया। अब देख लो, पठनस प्रकार, पढ़ने के कितने प्रकार होते हैं? पठनस प्रकार का मतलब क्या हो गया? पढ़ने के प्रकार। पहला है सस्वर पठन। सस्वर पढ़ने का अर्थ क्या बताया था? बोलते हुए पढ़ना, स्वर के साथ पढ़ना। क्या कहलाएगा? बोलते हुए, बोलकर पढ़ना, या बोलते हुए पढ़ना, या बोलते हुए पढ़ना। क्या कह रहा है? या बोलते हुए पढ़ना, ये सस्वर है। अब वो कह रहा है वाचना, जैसे किताब हमने पढ़ ली और किताब को वांच रहे हैं हम, है ना, और वाचन कौशलम हो जाएगा। और जबकि किसी की सुनकर क्या कर रहे हैं? दोहराना, सुनकर दोहराना। और जब सुन रहे हैं और सुनकर दोहरा रहे हैं तो अनुकरण हो गया। एक होता है आपका सामवेद और दूसरा होगा सर मौन पठनम। क्या होगा? मौन मतलब मन ही मन में पढ़ना। देखो, मन ही मन में पढ़ना। जब आप मन ही मन में पढ़ते हैं तो ये आपका हो जाता मौन पठनम। नेक्स्ट है सामान्य मौन, सामान्य रूप से मौन होकर पढ़ना। और फिर है गंभीर मौन, मतलब गंभीर होके पढ़ना। और है द्रुत मौन, है ना। और उसके बाद नया जो टॉपिक आ जाएगा वो हो जाएगा पठनस लाभ। पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं? देखो, पढ़ने के लाभ या क्या कह रहे? पढ़ने के लाभ या पठन के लाभ क्या है? पढ़ने के लाभ। तो आपको ध्यान रखना चाहिए पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं। तो देख लो पढ़ने के लाभ। पहला कह रहा है ज्ञानस विस्तारा भवति, ज्ञान में विस्तार होता है। क्या कह रहा? ज्ञान में विस्तार होता है ना, विस्तार होता है। या ज्ञान में वृद्धि होती है ना, या ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? ज्ञान में बढ़ोतरी होगी या वृद्धि होगी या ज्ञान में विस्तार होगा। ये क्या कहलाएगा? ज्ञानस विस्तार भवति। नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्यवहारेषु, ऐसे कर लिया करो, इसको ज्यादा नहीं आता पढ़ना, कोई इशू नहीं है। व्यवहारेषु दक्षता आगच्छ, व्यवहारों में दक्षता आती है, या कह सकते हैं आपके जो व्यवहार है व्यवहारों में कुशलता आती है। क्या आती है? कुशलता आती है। या व्यवहारों में
बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव होता है ना, या व्यवहार आपके अच्छे होते हैं, है ना। अब देख लो, शब्दानाम उच्चारणम शुद्ध एवं विकास करोति। देखो, शब्दाना मतलब हो गया शब्दों के उच्चारण में शुद्धता का विकास होता है। आप जो शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों में क्या होगा? उच्चारण बोलते हैं, उनके उच्चारण शुद्ध होगा, है ना। अब आप देख लो, देखो आप, विषयस्य ज्ञान वर्धति। विषय में क्या होता है? ज्ञान होता है। विषय में क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। क्या होता है? विषय में ज्ञान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सर, पठनस कौशल विधि। पढ़ने के कौशल की विधियां। पठनस कौशल विधि, जो पढ़ने का कौशल है उसकी विधि। पहली है अक्षर। किसी अक्षर के माध्यम से हम बालकों को पढ़ाते हैं। और फिर है श्रेष्ठ शब्द विधि, शब्दों के माध्यम से। इसको श्रेष्ठ विधि भी कहते हैं। कोई भी शब्द, जैसे आपने दिया सा, है तो कहा शरीफा, इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सापुर शरीफा। फिर हो गया वाक्य पद्धति। राम शरीफा खाता है, राम शरीफा खाता है ना, इस प्रकार से। और कथा, कोई भी आप कथा सुना देते हैं और उस कथा पर आप प्रश्न बालकों से करते हैं, वो कथा विधि हो गई। फिर है उसके बाद लेखनम कौशलम उद्देश्य। लेखन कौशल के उद्देश्य, किसकी बात कर रहा है? लेखन कौशल के उद्देश्य की। पहले हम जो इसमें विधि पढ़ेंगे या विधियां पढ़ेंगे, तो वो विधि होगी आपकी मॉन्टेसरी विधि। और ये थी हमारी मारिया मॉन्टेसरी, है ना। तो मारिया मॉन्टेसरी ने इस विधि को आया था। दूसरा अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब है किसी को देखकर उसके अनुरूप कार्य करना। जैटकाट विधि हो गया और तर्क विधि हो गया, है ना। कुछ भाषा की विशेषताएं और उसमें हम अधिगम कैसे पढ़ेंगे, ये हम क्या करेंगे? टॉपिक जानेंगे, है ना। अब देख लो, इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं? इसमें कह रहा है भाषा की विशेषताएं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो भाषा है उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भाषा की विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषताएं होती हैं जान लो। पहली है भाषा एका व्यवस्था अस्ति। भाषा क्या है? भाषा एक व्यवस्था है। क्या कह रहा है? भाषा एक व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक व्यवस्था है। जैसे पहले क्या आएगा? सुनना आएगा, आ गया। उसके बाद बोलना आएगा, आएगा कि नहीं? उसके बाद पढ़ना आएगा और उसके बाद लिखना आएगा। क्या आएगा? लिखना आएगा। तो हम कह सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा एका व्यवस्था अस्ति। यम अर्जित संपत्ति। इसे अर्जित किया जा सकेगा। इसे या भाषा को अर्जित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अर्जित किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? अर्जित किया जा सकता है। यम परिवर्तनशीला। ये समय समय पर बदलती रहती है। कैसी रहती है? बदलती रहती है। ये देखो पेपर में आया हुआ प्रश्न है, भाषाया सभ्यताया है साहित्य तो उत्पन्न। ये समाज से उत्पन्न होती है या कुछ डिस्टर्ब है ना। ये समाज द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात समाज की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। भाषाया, ये आया हुआ है सीटेट में। भाषा प्रतीकात्मक अस्ति। भाषा एक प्रतीक है, भाषा एक चिन्ह है। भाषा क्या है? एक चिन्ह है या भाषा एक प्रतीक है ना। अब देखो, भाषा समाजे विचार विनिमय साधनम अस्ति। भाषा जो समाज है, भाषा समाज में आदान प्रदान करने का एक साधन है। समाज, भाषा, देखो भाषा समाज में विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। क्या है? साधन या माध्यम है। क्या है? साधन या माध्यम है ना। ये आया हुआ है सीटेट में, ये आपका सीटेट में पूछा गया है। भाषा क्या है? विचार और विनिमय का एक साधन है।
अब देखो अधिगम और अर्जन में अंतर पूछ रहा है। ये एक टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है अधिगम क्या है और अर्जनम क्या है ना। अधिगम और अर्जन हमने आपको हिंदी सीडीपी में भी पढ़ाया है कि अधिगम क्या है और अर्जन क्या है। अब देख लो यहाँ अधिगम और अर्जन को अच्छे से। सबसे पहले बात कर रहा है अधिगम की। किसकी बात कर रहा है यहाँ? सबसे पहले बात कर रहा है अधिगम की। तो ध्यान रखना अधिगम हमेशा फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। औपचारिक क्या होता है? हम कहीं भी विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय शिक्षा क्या कर रहे हैं? विद्यालय शिक्षा। और विद्यालय शिक्षा क्या होती है? औपचारिक होती है। कैसी होती है? औपचारिक होती है। दूसरा, ये हमेशा प्रयास जन्म होता है अधिगम। जब अधिगम के हमने सूत्र भी बताए थे क्या बताया था? एम पी बिहार में VCR और रोग लग गया। ये बात हमने कहीं पढ़ाई सीडीपी में। एम मतलब मोटिवेशन, क्या बताया था हमने? मोटिवेशन। और जब तक आपको अभिप्रेरणा नहीं जागेगी, क्या नहीं जागेगा? अभिप्रेरणा, है ना, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। पी मतलब ये हो गया एक पर्सन। अभिप्रेरणा किसको जागेगी? पर्सन। या किसको जागेगी? व्यक्ति को। जब व्यक्ति जागे तो वेरियस और क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स मीन्स बोले तो विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। क्या करेगा? विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। अनुक्रियाएं करेगा। क्या करेगा? विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। जब विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा तो कहीं ना कहीं बैरियर आएगा। क्या आएगा? बैरियर। बैरियर बोले तो बाधाएं आएंगी, उसको क्या आएंगी? बाधाएं। फिर वो करेक्ट रिस्पॉन्स देगा। क्या करेगा? करेक्ट। और आर मीन्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स बोले तो सही अनुक्रिया देगा। क्या करेगा? सही अनुक्रिया देगा। और जब सही अनुक्रिया देगा तो उसे रेनफोर्समेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? रेनफोर्समेंट मिलेगा। मतलब बोले तो प्रबलन या पुनर्बलन मिलेगा, है ना। और फिर ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाएगा। क्या करेगा? संगठन बनाएगा। और फिर कहीं जाके गोल बोले तो लक्ष्य पर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? लक्ष्य पर। तो वो यही तो कह रहा है कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक अधिगम नहीं होगा। ये अधिगम के सोपान है। क्या है? अधिगम के 7 सोपान है। MP बिहार में VCR रोग लग गया। ये बाई ट्रिक्स हमने बता दी। अब देखो अधिगम का निश्चित उद्देश्य होता है। BA किया या BTC किया तो किसके लिए किया? आपने टीचर बनने के लिए किया। 1 to 5 निश्चित उद्देश्य है। और इसका निश्चित ज्ञान भी होता है ना। और ये विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। और ये कैसा होता है? पुस्तकीय ज्ञान होता है। और इसका एक उद्देश्य निश्चित होता है। और उद्देश्य क्या है? टीचर बनना। क्या है? क्या? टीचर बनना। बोलो बात समझ में आ गई? ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना ही अंतर होता है। ऑफलाइन जब आप सामने बैठते हैं तो आई कांटेक्ट होता है। जब तक आई कांटेक्ट बालक से नहीं होगा तब तक बालक अच्छे से नहीं सीख पाता। भय बिन प्रीत न होई सजना, है ना। जब तक भय नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, है ना। आपको अगर भय ना हो कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में भय होना बहुत जरूरी है ना। देख रहे हैं, मैंने भी जीवन में बहुत कुछ देखा है ना। तो भय होना बहुत जरूरी है ना। अब देख लो नाम चामस्की जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? LED, है ना। और नाम चामस्की ने ये बात कही थी कि जो भाषा होती है वो बालक में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अर्थात बालक जन्म से ही सीख कर आता है। क्या करके आता है? बालक जो होता है वो जन्म से ही सीख कर आता है। क्या करता है? बालक जन्म से ही सीख कर आता है ना। अब जब बालक जन्म से सीख के आएगा सर, है ना, जब बालक जन्म से सीख के आएगा तो इन्होंने इसे कहा है LED। और इसका मतलब होता है L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्विजिशन और D फॉर डिवाइस। क्योंकि ये जन्म से ही बालक को मिली होती है। अब देखो, अब अधिगम हो गया था। अब देखो अर्जनम की यहाँ बात, अधिगम ऊपर करा दिया था, है ना।
अब कुछ बातें और हैं इसमें, शायद अधिगम हो गया, अर्जन तो कराया नहीं था अभी, अधिगम ही तो हुआ था फॉर्मल। अब देख लो अधिगम के बाद अर्जन, अधिगम ही हो गया था, भाषा अधिगम में जागरूकता है ना, नियम व्याकरण महती आवश्यकता, भाषा अधिगम। हाँ अब देखो अधिगम ही चल रहा है अभी, थोड़ी और बातें कुछ जानो। अब यहाँ कह रहा है ये प्रॉपर संस्कृत में है, ये अधिगम देखो क्या है, लर्निंग क्या है, प्रॉपर संस्कृत में बता रहा हूँ इसको एक्सप्लेन। आज जाके और पूरे संस्कृत लगाओ 2 दिन, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसी तरीके से, समय कम है। देखो भाषा अधिगम जागरूक प्रयत्न करोती, वो कह रहा है भाषा अधिगम जब होगा जब हम जागरूक होंगे, है ना, तभी क्या हो सकता भाषा का अधिगम। भाषा अधिगमाय नियम व्याकरण चा महती आवश्यकता। जब भी हम भाषा का अधिगम करते हैं, किसका करते हैं, भाषा का अधिगम करते हैं, मतलब सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं, तो इसमें नियम और व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती, नियम और व्याकरण की। अगर हम यही आपसे कर दें कि अर्जन, तो अर्जन में नियम और व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। देखो हमने एक बात भी बताई थी आपको, एक उदाहरण बताया था, मोबाइल के चक्कर में युवती गिरी नाले में। हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख लेते हैं। लड़की कान से मोबाइल लगाई हुई थी और बात करते हुए जा रही थी, वो गिर पड़ी। अब जब वो गिर पड़ी नाले में तो लोग हंसे, आपने देखा, अगले दिन से आपने कानों में लीड या वो फोन लगाना बंद कर दिया, आपने सीख लिया, अर्थात आपने अर्जन कर लिया। यहाँ ना तो ग्रामर की जरूरत पड़ी, ना व्याकरण की जरूरत पड़ी, और ना ही स्कूल की जरूरत पड़ी, है ना। तो हमने बताया था अधिगम, है ना, और अर्जन में आपको अंतर, और ये भी बताया था सीखना, हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हैं। औपचारिक सीखना, अनौपचारिक सीखना और निरौपचारिक सीखना। तो सीखना 3 तरीके से बताया था, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अब देखो इसमें ध्यान रखना है, अधिगम करेंगे तो नियम और व्याकरण चा महती, मतलब आवश्यकता पड़ेगी नियम और व्याकरण की, है ना। जबकि भाषा अधिगम वह पठनम लेखनम विकासा, जब हम भाषा पढ़ते हैं, भाषा का अधिगम करते हैं, तो पढ़ना और लिखने का क्या होता है, विकास होता है। पढ़ने लिखने का क्या होता है, विकास होता है। भाषा अधिगमे पुस्तके व्याकरण चा महती, जिसमें पुस्तक की आवश्यकता होती है और व्याकरण की आवश्यकता होती है। अधिगम भाषा अधिगमा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्ति, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है भाषा की अर्जन करने की, भाषा अधिगम करने की। क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब देखो अधिगम औपचारिक भवति, अधिगम कैसा होता है, औपचारिक होता है, अर्थात ये स्कूली शिक्षा होती है। इसमें एक समय निर्धारित होता है, क्या होता है, समय निर्धारित होता है, टाइम निर्धारित होता है, और इसमें हमने आपको बताया था इसका उद्देश्य निश्चित होता है। कैसा होता है, उद्देश्य निश्चित होता है। आपने डीएलएड किया तो डीएलएड का उद्देश्य क्या है, टीचर बनना। टाइम पीरियड क्या है, 2 ईयर। आवश्यकता किसकी पड़ेगी, आपको टेट की, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक औपचारिक अधिगम क्या है, हमारा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। अब देख लो आप अर्जनम, अर्जनम क्या है, जरा अर्जनम देख लो। अर्जनम की अगर हम बात करें, भाषा अर्जनम एका प्राकृतिक प्रक्रिया अस्ति, है ना, अवचेतनम रूप भवति। भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हम कहीं भी किसी भी जगह भाषा का अर्जन कर सकते हैं, और अपने अवचेतनम रूप, मन 3 होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, है ना। हमने बताया है चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, तो इसको हम तुरंत अवचेतन रूप में भवति, अवचेतन के रूप में ले लेते हैं। अर्थात भाषा को हम कहीं भी सीख सकते हैं, मतलब अर्जन भाषा का कर सकते हैं, लेकिन भाषा का अधिगम हम स्कूलों में ही करेंगे, जिसमें बुक की आवश्यकता होगी, ग्रामर की आवश्यकता होगी,
टीचर की आवश्यकता होगी, विशेष स्थान की आवश्यकता होगी। जबकि अर्जन में ना तो विशेष स्थान की आवश्यकता होगी, ना टीचर की आवश्यकता होगी, ना समय की आवश्यकता। तो अर्जन कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से हम अर्जन कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या आप बड़ा हो, तो हम उससे अर्जन कर ही लेंगे। चलिए सर बात कर लेते हैं। भाषा अर्जनम निकटस्थ वातावरण समीपस्थ जनाना माध्यमे विकसित। भाषा का जब हम अर्जन करते हैं तो हम अपने निकट वातावरण के समीप आकर, लोगों के मध्य आकर सीखते हैं। हमने आपसे पहले ही बताया है, जब भी हम भाषा का अर्जन करेंगे तो भाषा का अर्जन करेंगे तो हमें हमारे साथ ही एक होना चाहिए, समाज होना चाहिए। तो हम समाज में, अपने पर्यावरण में, अपने लोगों से भाषा का अर्जन करते हैं। जबकि देख लें सर, भाषा अर्जनम पुस्तकम व्याकरण च आवश्यकता नास्ति। हमें भाषा का अर्जन करते समय न तो पुस्तक की आवश्यकता होती है, न तो व्याकरण की आवश्यकता होती है, किसी की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर हम भाषा का अधिगम करेंगे तो हमें पुस्तक की भी आवश्यकता होगी और हमें व्याकरण की भी आवश्यकता होगी। इसमें ना तो पुस्तक की आवश्यकता, कह भी रहा है भाषा अर्जन पुस्तकम व्याकरण आवश्यकता नास्ति। नास्ति मीन्स नहीं है। भाषा का अर्जन करते समय पुस्तक, ग्रामर किसी की आवश्यकता नहीं है। भाषा अर्जन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। तो भाषा अर्जन जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाषा अर्जनम एका मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नास्ति। नास्ति मीन्स नहीं, याद कर लेना, यही तो उसमें ट्रिक्स में करना है। एक ये प्रक्रिया नहीं है। भाषा अर्जन अनौपचारिक भवति, ये औपचारिक नहीं होता है। कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में भाषा का हम अर्जन कर सकते हैं। अब देखो सर, भाषा अधिगम समस्या। जब हम भाषा का अधिगम करते हैं तो इसमें समस्या क्या आएगी और त्रुटि। अब फिर देखो वही बात आ गई। भाषा अधिगम में हमें क्या चाहिए? ग्रामर चाहिए, विद्यालय चाहिए, है ना, और टीचर चाहिए। अब यही 3 बातों से ही पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे कैसे करोगे? यहाँ एक टेबल लानी पड़ेगी बैठने के लिए। कैसे करोगे? थकान होती है पूरे दिन, कैसे करोगे आप बताओ? यहाँ हम क्या करेंगे सर, बताइए आप। देखो, जब ऐसे प्रश्न आए अधिगम में समस्या, तो ग्रामर का अच्छा टीचर होना चाहिए, उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, और टीचर कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिपक्व टीचर होना चाहिए। अब देखो, इसमें कुछ बातें हैं, देख लो, इसी से सॉल्व हो जाएगा। अशुद्ध उच्चारण संबंधी दोषा। कुछ क्या करते हैं, जब हम अधिगम करते हैं तो हम उच्चारण अशुद्ध करते हैं। तो ये पहला दोष हो गया। हम उच्चारण कैसा करते हैं? अशुद्ध उच्चारण करते हैं। हम कैसा उच्चारण करते हैं? अशुद्ध उच्चारण करेंगे। और दूसरा, हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कुछ दोष होते हैं, का, क, खा, तो इसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे ये शब्द दिया जाता सा, तो इसका शुद्ध उच्चारण ही नहीं हमें पता, कौन सा मूलधन सा है, कौन सा दंतुष्ट सा है ना। और हम लोग का सीटी वालों सा, रा वालों सा, पेट वर्मा सा, ये गलत है ना। इसको क्या कहेंगे? कौन दंतुष्ट सा है, कौन सा मूलधन सा है ना। तो इस प्रकार से। अब देखो, स्वर लोप दोषा। स्वर, कौन सा स्वर में लोप होगा? जैसे एकादशा, तो देखो इसमें लिख दिया एक दशा, गलत है। द्वादशा, दवा दशा कर रहा है। तो ऐसी गलतियां हम करते हैं। स्वरगम दोषा, स्वर में गम। स्कूल को सकूल पढ़ते हैं लोग, क्या पढ़ते हैं? सकूल, ये भी आपका दोष होता है। स्वर भक्ति दोष,
श्री को श्री पढ़ते हैं, प्रताप को प्रताप पढ़ते हैं लोग। ये सब क्या करते हैं, गलतियां करते हैं पढ़ते समय। सामान लिपि संबंधी दोषा, ना को ना पढ़ लगा सा इन चीजों में भी क्या करते हैं हम लोग दोष होते हैं। फिर अनुस्वार संबंधित दोषा, जैसे लिखना है अंकित, पढ़ रहे अंकित, गलत लिखा है अंकित, इधर का बिंदी इधर लगा दिया। और संचित का पढ़ दिया सांचित। मात्रा संबंधी दोषा, अधीन का पढ़ रहे आधीन। रचयिता का क्या होगा रचयिता, जब पढ़ो रचयिता, और कैसे लिख दिया रचयिता, जबकि रचयिता होता है। तो ये कई बार हिंदी में भी पूछा जाता है, शुद्ध ये होगा, है ना। हाँ, अब देखो भाषा शिक्षण से विधि, भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधि है, तो हम कह सकते हैं भाषा शिक्षण की विधियां। तो देखो भाषा शिक्षण में कौन कौन सी विधियां हैं, है ना। तो भाषा शिक्षण की विधियां, पहली है प्राचीन विधि, और प्राचीन विधि को ही हम कहते हैं पाठशाला विधि या परंपरा विधि या आश्रम विधि या गुरुकुल विधि, या इसको कहेंगे मौखिक। पाठशाला विधि या परंपरा विधि या आश्रम विधि या गुरुकुल विधि या मौखिक विधि। अब देख लो दूसरी है वाद विवाद। वाद विवाद विधि में क्या करते हैं, लड़ाई नहीं कराते। एक कोई हम टॉपिक दे दिया, हमने टॉपिक दे दिया, हमने बच्चों से कहा कि चलो आप आज आपको ईवीएस का कोई टॉपिक दे दिया, आपको बताना है गाय के बारे में। तो अब बच्चे इस पर डिबेट करने लगे, है ना। तो ये डागरी सिस्टम पर आप दे देंगे। प्रश्नोत्तर विधि, कोई एक कहानी सुना दी और उस कहानी पर बहुत सारे प्रश्न बना लिए और उन प्रश्नों के हमने आंसर बच्चों से पूछेंगे। प्रश्नोत्तर विधि। भाषण में क्या रहेगा सर, बच्चों से हम भाषण दिलवाएंगे, है ना। तो भाषण विधि। व्याख्यान, कोई भी टॉपिक होगा, ये बड़े कक्षाओं के लिए होती है व्याख्यान विधि, ये ध्यान रखना। किसके लिए होती है, व्याख्यान विधि बड़े कक्षाओं के लिए होती है। दूसरी है कथानायक विधि। कौन सी है, कथानायक विधि। और नेक्स्ट है आपकी अर्वाचीन या नवीन विधि। कौन सी विधि है, अर्वाचीन विधि या नवीन विधि। नेक्स्ट है पाठ पुस्तक विधि या प्रत्यक्ष विधि। और सबसे अच्छी होती है डायरेक्ट मेथड, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि होती है जिसमें आमने सामने क्या होता है, युगल क्रिया होता है, युगल क्रिया होता है, या अंता क्रिया भी इसको कहते हैं। क्या करता है, अंता क्रिया करता है, या क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, या संप्रेषण करेगा। क्या करेगा, संप्रेषण करेगा। ये सारी बातें इसमें करेगा, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत करेगा। इसके साथ ही साथ आप देख लो है विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि है, विश्लेषणात्मक, मतलब संश्लेषण से बालक क्या करेगा, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है खंडन करना। क्या है सर, खंडन करके बालक चीजों को समझाएगा कि आपको ये ऐसे करना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। बहुत सरल और है संस्कृत, आप ये मानिएगा, है ना। ज्यादा टफ नहीं है, इसको आप अगर समझ रहे हो ये ज्यादा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो यहाँ है 5E लर्निंग प्लान। ये देखो हमने आपको कराया है हार्वर्ड रीच की पंचपदीय प्रणाली को नहीं पढ़ाया, तो इसमें 5 चरण थे इनके, यही तो हमने पढ़ाया। यहीं से प्रश्न बनता है, कितने चरण थे, 5 चरण इसके हमने बताए थे हार्वर्ड रीच के। देख लो जरा, छोटा कर लें थोड़ा। पहला था प्रस्तावना होगा, दूसरा विषय स्थापनम, प्रदर्शन करना, उन्मुखीकरण करना, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा प्रयोग। ये इस प्रकार से पंचपदीय प्रणाली में कितनी चीजें थी, 5 चीजें थी। क्या थी, पंच। तो इसको कहा गया 5E लर्निंग थ्योरी। किसने दी है, 5E लर्निंग थ्योरी। ये हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। और किसमें पढ़ाया, CDP में पढ़ाया, वीडियो भी डला है। हार्वर्ड रीड की पंचपदीय प्रणाली, क्या पढ़ा है, हार्वर्ड रीड की पंचपदीय प्रणाली, है ना। अब देखो इसमें संप्रेषण, और इन्होंने किसकी बात की है, संप्रेषण क्या है, किसकी बात की है, संप्रेषण की बात की है कहीं ना कहीं। देखो देखो आप अब देख लो कुछ सिद्धांत है, अब देख लो यहाँ। देखो संप्रेषण, संप्रेषण एक मौखिक भाषा होगी और एक शाब्दिक भाषा। संप्रेषण में क्या आएगा, मौखिक भाषा आएगा
और दूसरा शाब्दिक भाषा आएगा। क्या आएगा? मौखिक भाषा, शाब्दिक भाषा और अशाब्दिक भाषा। देखो संप्रेषण किस पे होगा? मौखिक भाषा के माध्यम से होगा, है ना, और शाब्दिक भाषा के माध्यम से होगा, है ना, और कहीं ना कहीं अशाब्दिक जिसको कहते हैं मौन भाषा, जिसमें ओठों का, इशारों का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ कुछ बातें हैं। लिखित भाषा संप्रेषण में पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि आएंगी। संप्रेषण के कुछ सिद्धांत हैं। संप्रेषण मीन्स क्या होता है? बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। क्या करना? कम्युनिकेशन करना। क्या करना? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के क्या होते हैं? कुछ सिद्धांत की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है? कम्युनिकेशन के सिद्धांत की। इसमें पहला है सजगता का सिद्धांत। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले उसको सुनेंगे हम, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और बातों को सुनने के बाद ही हम क्या देंगे? रिप्लाई देंगे। फिर ऐसा योग्यता का सिद्धांत, है ना, आपकी एबिलिटी क्या है, उस एबिलिटी के अनुसार ही। अब ऐसा नहीं है जर्नल डब्बे में गए और आप कम्युनिकेशन करने लगे, है ना, वहाँ आपको अन्यथा कम्युनिकेशन नहीं करना है ना। तो मतलब कहने का मतलब है अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो इतना स्पीड में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो अपनी योग्यता और एबिलिटी का ध्यान रखते हुए कम्युनिकेशन करेंगे। नेक्स्ट है सहभागिता। किसका है? सहभागिता। सहभागिता का सिद्धांत ये बताता है हमें जब भी कम्युनिकेट करना है, संप्रेषण करना है, बातचीत करना है तो देखना है यहाँ क्या कराना? युगल क्रिया के माध्यम से। युगल क्रिया या किसके माध्यम से? अंतः क्रिया के माध्यम से हमें बातों का आदान प्रदान करना है। उचित सामग्री का सिद्धांत। जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, जो आप बोल रहे हैं, हिंदी में कहा जाता है पहले तोलो, पहले सोचो, फिर समझो, फिर तौलो, फिर उसके बाद बोलो। कहने का मतलब है कि आपके पास जो आप टॉपिक ले रहे हैं, जिस पर आप बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके पास वो मटेरियल है कि नहीं, है ना। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं, इसी में बहुत समय इसलिए चल रहे हैं पूरा आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि 5, 7, 8 वीडियो और 2, 3 घंटे के बनेंगे, जिससे क्या होगा पूरा आपका वीडियो पूरा 1-2 बार देख लो, क्वेश्चन लगा लो, वीडियो देख लो और क्वेश्चन लगा दो, पूरा आपका क्या हो जाएगा सर? रिवाइज हो जाएगा। अब देख लो सर, सहायक एवं बाधक तत्व। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके लिए सहायक होंगे और जबकि कुछ ऐसे तत्व होंगे जो आपके लिए बाधक होंगे, है ना। जो सहायक तत्व हैं प्रयास ये करो उन तथ्यों का हम प्रयोग करें। जैसे हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो मेरी जुबान पर रटे हुए हैं, तो बोले मतलब वो हमारे लिए सहायक हैं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब देख लो, संप्रेषण की जो प्रकृति होती है ना, उसको भी ध्यान में रखेंगे। और संप्रेषण में जो गत्यात्मकता है, गत्यात्मक का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि लोचनीयता। क्या होगी? लोचनीयता या बदलाव या नवीनता, नवीनता, है ना। अब जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब बातचीत कर रहे हैं तो कहाँ कैसी बातचीत करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ ऐसी बातचीत कर रहे हैं तो आप शब्दों का चयन कब करेंगे। तो मतलब गत्यात्मकता का मतलब है शब्दों के चयनों में बदलाव, शब्दों के चयन में क्या हो जाएगा? बदलाव। कभी कभी आप देखते हैं कि हम यहाँ पर सर कह के बात करते हैं। अब जब टीचर पढ़ते हैं, जो प्राथमिक में है अभी प्रेजेंट टाइम, तो हम सर कह के संबोधन करते हैं। और जब मुझे लगता है कि स्टूडेंट हमसे छोटे हैं तो बेटा भी कह देते हैं, है ना, भाई भी कह देते हैं। तो वही है गत्यात्मक प्रक्रिया, कम्युनिकेशन की यहाँ बात कर रहा है। अब देख लो आप, दूसरी बात ये ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया। हमने पहले ही आपसे कहा है, ये क्या क्या है? इसको युगल क्रिया कहेंगे, युगल, है ना। युगल में क्या होगा? देखो वातावरण आएगा, नहीं आएगा? वातावरण आएगा, मानस आएंगे, मानस मतलब लोग, मानस का मतलब क्या होंगे? लोग आएंगे, और कहीं ना कहीं
एक लोग नहीं आएगा, कई लोग आएंगे, और इसमें भाषा का माध्यम होगा, और यहाँ बहुभाषा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुभाषा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहा है। अब देख लो आप, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वही बात हो गया। अब देखो एक प्रश्न यहाँ से बनता है, ये आपका एक टॉपिक है। क्या है? एक टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है वो टॉपिक ये कह रहा है मापन और मूल्यांकन में क्या भेद है। एक नंबर का है, वो ये कह रहा है मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है ना। तो आपको पता है मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है ना। तो वो ये कह रहा है इसको बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके से करके, और इसको मैंने सीडीपी में भी पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से। मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है। मापन क्या है? किसी भी व्यस्त विशेष का मापन की जो प्रक्रिया है अनंत जीवन काल से चली आ रही है ना। पहले लोग आटा ले आते थे, उन्होंने कहा हमारे आप 2 भैंस ले लो, मुझे एक 4 भेड़ें दे दो, है ना। 1 किलो आटा बाजरे का ले लो, गेहूं का। ये क्या था? कहीं ना कहीं मापन ही तो होता था। और जबकि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु विशेष की मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु विशेष के मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन कहलाएगा। अब देखो पहला पॉइंट है मापनस्य कार्य केवलम अंक प्रदानम करणीय। मापन का सिर्फ कार्य है अंक प्रदान करना। मापन क्या करता है? वैल्यू बताता है, आपको अंक प्रदान करेगा। 100 है और 100 में से कितने आ गए आपके? 55 आ गए। या 150 है, 150 में 78 आ गए, या 120 आ गए। ये प्रक्रिया क्या बताती है? मापन की प्रक्रिया है। क्या है? मापन की। तो मापन को हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक जो होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। पूर्णांक क्या कहलाता है? मापन कहलाता। मापनस क्षेत्र सीमित अस्ति। मापन का जो क्षेत्र है वो सीमित है। कहाँ तक जा पाएगा? 150 से 185 तक तो जाएगा, इसके ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है मापन। तो इसका क्षेत्र कैसा हो गया? सीमित हो गया। अब वो कह रहा है इदम मूल्यांकन पूर्ववर्ती। मूल्यांकन पहले से भी किया जा सकता है कि हमारे इतने नंबर आ सकते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है? संभावना प्रकट की जा सकती है। क्या होगा? मूल्यांकन में संभावना प्रकट की जा सकती है। संभावना प्रकट की जा सकती है। प्रकट की जा सकती है। इसमें क्या किया जा सकता है? संभावना प्रकट की जा सकती है। किसमें? मूल्यांकन में। जबकि यहाँ कह रहा है इदम मापनस्य पश्चात भविष्यवाणी करता। मापन के पश्चात आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। किसी बच्चे के 150 में 150 नंबर आ गए तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं बहुत अच्छा काम किया, इतने नंबर किसी के नहीं आते हैं, तो भविष्य में आप बहुत आगे जाओगे। अब देखो मापने घटना तथ्य व विभिन्न परिणाम प्रतीक निश्चित करोति। मापन के द्वारा ही किसी घटना का या तथ्य का या विभिन्न परिणामों का प्रतीक निश्चित किया जा सकता है। आप पहली बार में सीटेट 120 प्लस कर जाते हो तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं आपका जो सुपर टेट है वो आसानी से क्वालिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर टेट आसानी से क्वालिफाइड हो जाएगा। ये तो बात रही मापन की, मूल्यांकन की। अब देखो यहाँ भी फिर वही बात, मूल्यांकन निर्धारण, मूल्यांकन क्षेत्र। अब देखो ये तो मापन हो गया था, क्या पढ़ रहे थे हम? मापन। अब देख लो मूल्यांकन क्या है। अब देखो मूल्यांकन क्या है। वो कह रहा है मूल्यांकन अंक प्रदान पश्चात मूल्यांकन निर्धारण। मूल्यांकन क्या है? अंक तो दे देगा लेकिन अंक के बाद आपका निर्धारण भी कर देगा कैसा होगा, नेचर क्या होगा, है ना। अब ये कह रहा है मूल्यांकन क्षेत्र व्यापक। मूल्यांकन देखो मापन का क्षेत्र नहीं था व्यापक। देखो इधर क्या कह रहा था, फिर से देखो एक बार, देखो फिर से देख लो ये क्या कह रहा था। मापन क्या है? मापन मूल्यांकन चा भेदम। मापन क्या है? केवल मापन क्या अंक प्रदान कर रहा था, इसका क्षेत्र सीमित था, इसकी पूर्व बात करी जा सकती थी। मापन के बाद भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी, भविष्यवाणी करी जा सकती, मापन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी,
है ना। मापने घटना तसस विभिन्न परिणामों का प्रतीक भी मापन होता है। और जबकि देखो मूल्यांकन अंक प्रदान करने के बाद, यानी कि मूल्य का निर्धारण भी आप कर सकते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। मूल्यांकन हमेशा मापन के पहले आएगा मूल्यांकन मापन पहले आएगा पहले आएगा निदान। क्या आ जाएगा? निदान। उसके बाद उपचार आ जाएगा। तो जैसे निदान पहले आएगा और उपचार बाद में आएगा, वैसे ही यहाँ पर पहले मापन आएगा और उसके बाद मूल्यांकन आएगा। ये भी प्रश्न आपका सीटेट में पूछा गया है। सीटेट में ये वाला प्रश्न पूछा गया, पहले मापन आएगा फिर मूल्यांकन आएगा। यहाँ पहले निदान आएगा फिर उपचार आएगा, है ना। और जब पहले मापन आएगा तो आपकी कितनी वैल्यू है, कितना क्या किया, उसके बाद वो हो जाएगा। अब देखो, मूल्यांकन पश्चात एका भविष्यवाणी संबंधन। मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन के बाद भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। देख लो, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, जो भाषा शिक्षण की है वो सहायक सामग्री क्या है, ये देख लो। आप भाषा शिक्षण में जो लिखा सरल लग रहा होगा, बहुत रुपया खर्च हुआ नोट्सों में। भाषा शिक्षण की सामग्री जगह इसीलिए छोड़ दी, जब हम पढ़ाएं तो बच्चा कुछ और ज़्यादा चीज़ें लिख सके, है ना। अब देखो, भाषा शिक्षण की क्या क्या सहायक सामग्री है। पहली, ज्ञान परिपुष्टम स्यात्, है ना। जो भाषा है, शिक्षण है, उसमें ज्ञान की परिपुष्टि हो जाती है ना। इसके साथ ही साथ भाषा में अध्ययन समय श्रवण ज्ञानेंद्रियां दर्शनेंद्रियां आकर्षण, सुनने की इंद्रियां काम आती हैं और दृश्य सामग्री काम आती है और श्रव्य साधन आते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ जो प्रभाव, जो शिक्षण होता है वो प्रभावपूर्ण हो जाता है। किसके माध्यम से? साधनों के माध्यम से। कौन से साधन? श्रव्य साधन और दृश्य साधन। हमने ये पढ़ाए भी हैं आपको, जाइए हिंदी वाला वीडियो देख लेना, भाषाई दक्षताएं, और जो आप भाषाई दक्षताएं पढ़ोगे उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो, गद्य शिक्षण के उद्देश्य, गद्य शिक्षण के उद्देश्य, जो आप गद्य पढ़ रहे हैं उस शिक्षण के कुछ उद्देश्य देखिए। जब आप गद्य शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे तो गद्य शिक्षण हमेशा पहला उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। जो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है ना, तो इसमें से आप क्या करते हैं? प्रश्न का उत्तर देते हैं ना, नहीं करते हैं, अभी हम करवाएंगे। जो गद्य चलेगा उसमें आप क्या करेंगे? प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो आपका क्या होगा? ज्ञान विस्तारा, ज्ञान का विस्तार होगा। क्या होगा? हम कह सकते हैं ज्ञान विस्तारा, ज्ञान का क्या होगा? विस्तार होगा। यहाँ दूसरा, भाषा पहला हो गया। अब देख लो इसमें का क्या दे रहा है। भाषा तत्वाना व्याकरण पक्षाणाम चा ज्ञातम, हमें भाषा में किसका? व्याकरण का भी ज्ञान हो जाता है और विषय वस्तु ज्ञातम, विषय वस्तु ज्ञात हो जाता है, जिसमें प्राणालिक और सामाजिक। और दूसरी अर्थग्रहणम, अर्थ ग्रहण करना हमें सीख लेते हैं, अवबोधनम करना और इसका उद्देश्य करना आ जाता है। यही ट्रिक है, किसी भी ऑप्शन में अगर अर्थ ग्रहण आ जाए या अवबोध आ जाए, वो आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अवबोध या अर्थ ग्रहण, यही तो ट्रिक्स है। सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं, पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं, है ना। और जब हम अभिव्यक्ति में उद्देश्य क्या है? लिखकर और भाषा के द्वारा और अभिरुचि के द्वारा, है ना। अब देखो, गद्य शिक्षण की विधियां, यहाँ से एक आपका प्रश्न बनता है। गद्य शिक्षण की विधियां, यहाँ से सीटेट में एक प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इसमें क्या था सर? गद्य शिक्षण की विधि, तो सर इसमें उद्बोधन विधि थी, और उद्बोधन विधि में प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, है ना। पहले हम क्या करते हैं? चीजों को दिखाते हैं, चीजों को दिखाकर, है ना, चीजों को हम दिखाते हैं और उन चीजों पर क्या करते हैं? प्रत्यक्ष करते हैं। दूसरी,
प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से, कोई भी प्रत्यक्ष मतलब डमी को हम दिखा देंगे, क्या करेंगे सर, डमी को दिखा देंगे, है ना। और प्रतिकृति सेम टू सेम चीज़ों को कर देंगे। उसके साथ साथ प्रवचन विधि भी जो रहेगी, जो प्रवचन विधि रहेगी और जो सर प्रवचन विधि रहेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो ये आपकी विधि रहेगी प्रवचन विधि, है ना। तो प्रवचन विधि में मुख्य रूप से अनुवाद रहेगा और कोश रहेगा, जिसको हम शब्द कोश कहते हैं, ना। उसके बाद तीसरी जो रहेगी वो स्पष्टीकरण विधि रहेगी। क्या रहेगी, स्पष्टीकरण। और स्पष्टीकरण विधि में व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये चीज़ें कहाँ से हुई, फिर हम इसमें तुलना कराते हैं, फिर हम वाक्य प्रयोग करते हैं, फिर अंतःक्रिया, कथा नहीं होगा यहाँ पर, अंतःक्रिया करा देते हैं। इस प्रकार पद शिक्षण विधि में क्या होता है, कुछ बातें पद शिक्षण विधि की देख लो आप। जब भी हम पद शिक्षण की बात करेंगे सर, किसकी बात करेंगे, पद शिक्षण की, तो एक तो गद्य होता है, और हमने ये भी बताया था जो पद होगा, ये पद हमेशा काल्पनिक होता है। पद कैसा होता है, काल्पनिक होता है। पद कैसा होता है, काल्पनिक। कोई एक स्टोरी टाइप ऐसी दी होगी और इसमें बहुत सारी बातें लिखी होंगी, यहाँ से प्रश्न बनाएगा। इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, गीतों के माध्यम से और नाटक विधि के माध्यम से सिखाते हैं, और साथ ही साथ भाषा का क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। क्या करते हैं, भाषा का अनुवाद भी करा देते हैं। उसके साथ साथ व्याख्या विधि का भी प्रयोग करते हैं, और व्याख्या विधि के बाद दंडान्वय विधि का भी प्रयोग करते हैं, और खंडान्वय विधि का प्रयोग करते हैं, और तुलना विधि का इसमें हम क्या करते हैं, निश्चित तौर पर प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं सर, तुलना विधि का प्रयोग हम कर लेते हैं। अब देख लो पद शिक्षण के उद्देश्य। जो हमारा पद शिक्षण है, इसके देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इसमें व्याकरण की कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें देखें व्याकरण की कौन कौन सी। पद शिक्षण की जो विधि है, इसकी गीत विधि होगी और नाटक विधि होगी। कौन सी विधि होगी, गीत विधि होगी और नाटक विधि होगी। उसके बाद भाषा अनुवाद विधि होगी, और भाषा अनुवाद के साथ साथ सर व्याख्या विधि होगी। कौन सी विधि होगी, व्याख्या विधि होगी। अब जब व्याख्या विधि कर देंगे, फिर हम चलेंगे सर पद शिक्षण के उद्देश्य। किस पे बात करेंगे, जो हमारा पद है सर, पद शिक्षण का उद्देश्य। तो गद्य व्यवहारिक है, पद हमारा काल्पनिक है। जो काल्पनिक है, इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके कुछ उद्देश्य हम जानते हैं। पहला उद्देश्य है छात्रेषु संस्कृत काव्य, छात्रेषु संस्कृत काव्य प्रति अनुरागो उत्पादन। संस्कृत काव्य में जो संस्कृत काव्य दिया होता है, ये दिया होता है, इसमें बालक क्या करता है, पद पूरे का इसको पढ़ता है, और पढ़ने के बाद इसका क्या करता है, अनुवाद करता है। ये पद आपको हम करवाते ही हैं अनुवाद। इसके साथ साथ छात्राणां काव्यगत सौंदर्य अनुभूते अभिप्रेरणा। जो काव्य है ना, छात्र क्या करेगा, जो काव्य है, इस काव्य में क्या करेगा, सौंदर्य की अनुभूति कराएगा। किसकी अनुभूति कराएगा, सौंदर्य की अनुभूति कराएगा। साथ ही साथ छात्रेषु सस्वर गति यति लय, जिसमें लय यति भाव गुण काव्य पाठ योग्यता, मतलब जो काव्य है, काव्य को पढ़ने की उसमें योग्यता आ जाएगी। लय स्वर गेता ताल यति सारी चीजें काव्य को पढ़ लेगा अच्छी तरीके से, है ना, और काव्य को पढ़ लेगा। इसके साथ ही साथ छात्रेषु कौशल चतुष्टयाना श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, चारों कौशल में क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। किससे, जब भी पद्य पढ़ेगा बालक, तो पद्य पढ़ने से चारों कौशल का क्या हो जाएगा, विकास। इसमें श्रवण कौशल होगा, भाषण कौशल होगा, पठन कौशल होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, लेखन कौशल होगा। क्या होगा, पठन लेखन श्रवण कौशल भाषण कौशल, इनका क्या होता है, पद्य से इनका इसमें विकास होता है ना। साथ ही साथ वो क्या कह रहा है, जरा देख लो, साथ ही साथ क्या और कह रहा है, साथ ही साथ क्या कह रहा है ये, कि देख लो आप,
व्याकरण शिक्षण विधि है। व्याकरण शिक्षा की विधि कुछ देख लो, क्या क्या व्याकरण शिक्षा की विधि है। पहली सूत्र कंठस्थीकरण विधि, पहले से सूत्र को कंठस्थ करा दो और सूत्र को कंठस्थ कराने के बाद हम क्या करेंगे, बालक को उससे सिखा देंगे। उसके बाद है पारायण विधि, क्या है, दूसरी है पारायण विधि और तीसरी है व्याख्या विधि। मतलब ये जो पैराग्राफ दिया है ना, ये क्या दिया है, ये पैराग्राफ, और तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ पे क्या करवाएंगे, हम इस पैराग्राफ को पढ़ाएंगे और पढ़ने के बाद इस पे क्या करा देंगे, हम व्याख्या करा देंगे। और जब व्याख्या करा देंगे तो निश्चित तौर पे बालक सीख जाएगा। फिर है अव्याकृति या सत्संग विधि, है ना, और फिर है आगमन विधि और निगमन विधि। इसका भी प्रयोग हम किसमें करेंगे, इस पद्य में करेंगे। किसमें करेंगे, इस पद्य में आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देख लो आप नाटक शिक्षण और अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य, ये भी एक टॉपिक है। ये भी क्या है, एक टॉपिक है ना, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक में किसकी बात कर रहा है, नाटक और शिक्षण और अनुवाद। नाटक शिक्षण और किसकी बात कर रहा है, अनुवाद शिक्षण की बात कर रहा है। नाटक शिक्षणम उद्देश्यम, बजाने ना दो जी। नाटक शिक्षण का क्या उद्देश्य होंगे, पहला है वार्तालापे सरल संस्कृत प्रयोगस अभिप्रेरम। यह जो आपका वार्तालाप है, वार्तालाप को सरल बनाता है और साथ ही इसको संस्कृत में प्रयोग करने की क्या देता है, अभिप्रेरणा देता है, मनोवृत्ति देता है। साथ ही साथ देख लो संस्कृत भाषा प्रति अभिनय संवर्धन, संस्कृत भाषा में के प्रति अभिनय भी कराया जा सकता है। किसके माध्यम से, गद्य प्लस पद्य के माध्यम से। तो पद्य के माध्यम से क्या कराया सकता, संस्कृत भाषा पर अभिनय कराया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने, संस्कृत को पढ़ने में, वाचने में, लेखन में, कार्य इसमें कौशल उत्पादन, बालक में पढ़ने की, वाचन की, लेखन की और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ छात्रेषु अभिनय कलाया कौशलम, छात्र में अभिनय जो है उसका ज्ञान आ जाता है। मतलब पद्य के माध्यम से छात्र अभिनय करना सीख लेता है। क्या है, पद्य के माध्यम से छात्र अभिनय करना सीख लेता है। क्या करता है, अभिनय करना सीख लेता है। क्या करता है, छात्र अभिनय करना सीख लेता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है संस्कृत भाषाया विविधाना नाटकनाना परिचय। संस्कृत के जो पद्य है या गद्य या प्लस पद्य, गद्य या पद्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नाटकों से हम परिचित हो जाते हैं या छात्रों को नाटक से परिचित कराया जा सकता है। छात्राणाम स्वस्थानुर्जने प्रति प्रवृत्त कारणम, है ना, जो छात्र है उसकी स्वस्थान मतलब लोगों के प्रति क्या, लोगों की मनोवृत्ति को जान लेता है। नेक्स्ट नाटक माध्यमे छात्रेषु शब्दकोशस्य अभिनववर्धनम, नाटक के माध्यम से छात्र का जो भाषा का शब्दकोश है उसमें विस्तार होता है। क्या होता है, नाटकों के माध्यम से जो पद्य है आपका, पद्य में जो नाटक दिए हैं उन नाटक के माध्यम से क्या करता है, छात्र में विकास होता है। अनुवाद शिक्षण उद्देश्य, ये भी एक टॉपिक है सीटेट का। क्या टॉपिक है कि आपका जो अनुवाद शिक्षण है उस अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है। क्या कह रहा है, अनुवाद शिक्षण उद्देश्य। पहला उद्देश्य है, देख लो आप, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य छात्राणाम संस्कृत भाषा प्रति अनुराग उत्पन्न, मतलब छात्र को संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग बोले तो हर्षोल्लास, बोले तो एक उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, पढ़ने में उसका मन लगने लगता। मातृभाषाया संस्कृत भाषायाम अनुवादम करणम योग्यता, मतलब मातृभाषा को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना भी बालक सीख लेता है। किससे, शिक्षण का जो हमारा उद्देश्य है ना। फिर हम बात कर लेते हैं वार्तालापे सरल संस्कृत प्रयोगस अभिप्रेरणम, वार्तालाप करते समय बालक संस्कृत के सरल प्रयोग भी करना सीख लेता है। वार्तालाप करने के लिए क्या सीख लेता है, संस्कृत के प्रयोग करना सीख लेता है। साथ ही साथ
छात्राणां कोश वर्धनम, मतलब छात्र का जो शब्द कोश है उसका क्या होता है, शब्द कोश में बढ़ोतरी हो जाती है, शब्दों उनके शब्द ज्यादा सीख लेता है। और शब्द छात्रेषु निर्दुष्ट वाक्य रचनाया कौशल उत्पादन, छात्र जो होता है बहुत सारे वाक्यों का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है। क्या हो जाता है, वाक्यों का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है। इसी के साथ साथ देखें इस प्रकार क्या है जो सीडीपी है ना, सीडीपी लगभग हमने क्या कर ली, खत्म कर ली। अब इसकी हम लेके चलेंगे ग्रामर। क्या लेके चलेंगे, पूरी ट्रिक्स हम किसमें लेके चलेंगे, लगभग 1 घंटे में हमने पूरी संस्कृत की सीडीपी जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो कवर कर ली। अब देखते हैं इसकी ग्रामर, चलिए है ना, चलते हैं ग्रामर पे। कहाँ जाएंगे हम लोग, ग्रामर पे। देख लो संस्कृत ग्रामर, देख लो। वेलकम टू सीडीपी रजनीश, है ना। इसके साथ ही साथ भाई आप लोग चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। और जो मैटर मैं दे रहा हूँ बहुत सटीक मैटर दे रहा हूँ आपको, पढ़ो कहीं से भी, है ना। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अनुभव की चीज़ें हैं। 12 से लेके 24 तक सारी एग्जाम में बैठा हूँ। अब देख लो सर, संधि की ट्रिक, है ना। इसमें क्या है, अगर आपकी 1 नंबर की संधि आएगी सर, क्या आएगी, 1 नंबर की संधि आएगी सर, है ना। अब संधि जब आपकी 1 नंबर की आएगी तो देखो सर, पहली जो संधि है वो है सर दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का जो फॉर्मूला है वो है सर अका सवर्णे दीर्घ का। चाहे छोटा आ दिया हो या बड़ा आ, तो सब क्या होता है, या छोटी दी हो या बड़ा हो, ये सब कैसे हो जाएंगे, सब ये बड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये सब सारे बड़े हो जाएंगे। देख लो थोड़ा, अब देखो इसमें क्या था, बिल्कुल ट्रिक में ही बताएंगे, वैसा कुछ नहीं बताएंगे। देखो सब हो जाएगी, जैसे पुस्तक आल है तो छोटा आ क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो यहाँ क्या हो गया, पुस्तकाल है। दीर्घ संधि के और उदाहरण देख लो, रवि धन इंद्र, तो रविंद्र हो गया, सारे आए हुए उदाहरण है। भानु धन उदय, भानुदय हो गया। कपि धन ईश, कपीस हो गया, नहीं हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं। देखो यहाँ भी बड़ा हो गया, यहाँ भी बड़ा हो गया, इसमें देखो यहाँ छोटा है ना। ये बस यही ट्रिक है। देखो यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यहाँ बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, है ना। यहाँ देखो बड़ा, यहाँ छोटा। तो कहने का मतलब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ सब कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब देख लो गुण संधि। गुण संधि में जो फॉर्मूला था वो था आदि गुणा। ट्रिक क्या थी, जब ट्रिक थी एक मात्रा आएगी, चाहे एक ही आए चाहे एक ही आए, यही तो ट्रिक बताई थी। जैसे हमने बताया उपधान इंद्र, देखो एक मात्रा आ गई और एक मात्रा आ गई तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। उपदेश एक मात्रा आ गई, गुण संधि हो गई। 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 एक मात्रा आ गई तो यही रिपीट कर देगा, या उपेंद्र करेगा या उपदेश को करेगा या सुरेश को करेगा या रमेश को करेगा या गणेश को करेगा या महेंद्र को करेगा। अब देख लो, या उमेश को करेगा। हो गया, सिर्फ एक ही पूछता है। अब देखो इधर आप आ जाओ, नेक्स्ट है वृद्धि संधि, है ना। अब वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि का सूत्र था वृद्धि रेचा। ट्रिक क्या थी, ए और औ की मात्रा आएगी, या तो मात्रा ये आएगी या मात्रा ये आएगी। अब देखो इधर देख लो, इस शब्द को पढ़ना, आपको कुछ ज्यादा देखना ही नहीं है। देखो नैवम, यही रहता है। लतेसा, देवेश्वरम, एक देखो आ गई, या वनौषधि या महौषधि, है ना। क्लियर हुई, दूसरा कुछ नहीं करना। अब देखो एड़ संधि, सीटेट पढ़ रहे ना इसमें। अब देखो सीटेट में एको एड़ची, सूत्र का था एको एड़ची, आधा शब्द आएगा। क्या आएगा, आधा शब्द। देखो यद्यपि आधा आ गया, अभ्युदय आधा आ गया,
बद्धादेश आधा आ गया, पित्रासा आधा आ गया, सब में आधा आएगा। कुछ करने नहीं है इसमें, क्यों समय नष्ट करो। और जबकि देखो अयास संधि क्या कह रहा, ये सारे बने हुए हैं। अयास संधि क्या कह रहा, सूत्र इसका क्या था, एकोस पाया। देखो इसमें ट्रिक में बदलाव, ए बराबर देखो ए हो आए हुए जे, और देखो सारा दिया है, बड़ा ए आ हो जाएगा, ओ अब हो जाएगा, बड़ा आओ आप हो जाएगा। देखो यहाँ उदाहरण देख लो, उदाहरण क्या है, ने धन अनम नयनम, से धन अनम शयनम, मुन धन ए मुनिये, ये बहुत पूछता जाता। पौ धन अना पवना, है ना, भौ धन अनम भवनम, लो धन अनम लवणम, है ना, गौ धन एका गायका, गय धन अका गायका, पौधन अना पावका, बौधन उका भावका। यही तो रिपीट होते हैं, बताओ नहीं होते हैं रिपीट, यही तो प्रश्न रिपीट होते हैं। अब देख लो सर, पूर्व रूपी संधि, पूर्व रूप संधि में क्या है, एड़ा पदांति, ये इसका फॉर्मूला था। जबकि ट्रिक का है ये बना होगा। सो अब जैसे देखो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें पूर्व संधि में बालको बालको, देखो हरे वनेत्र आ गया, ऐसे ये दिया होगा। अगर ये दिया हो तो आपको पता है एट पदांति, ये वाला फॉर्मूला कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ये सुपर टेट में भी पूछा गया था, यूपी सुपर टेट। स्तुता संधि, स्तुत संधि, स्तो स्तुना स्तु, देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो इधर ता वर्ग आएगा पूरा, ता था दा दा ना, इसके स्थान पे क्या होगा, सा और या चा वर्ग। ये जो ता वर्ग है ये चा वर्ग में बदल जाएगा, समझो। ता किस में बदल जाएगा, शा में, ता शा दा जा दा जा न इसमें बदल जाएगा। देखो बदल गया, यही तो करना है, उसमें नोट सही है आपके पास। अब देखो सा के स्थान पर सा हो गया, यही तो बताया, नहीं बताया। ता के स्थान पे चा हुआ कि नहीं, था के स्थान पे छा हुआ कि नहीं, दा के स्थान पे जा हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, बताओ आप। दा के स्थान पे जा हुआ और ना के स्थान पे ना हुआ। अब देखो उदाहरण देख लो कितनी जल्दी होता है ये। उदाहरण देखो आप, ट्रिक है पूरी। दुष् धन चरित्र, दुष्चरित्र हो गया, सा का क्या हो गया, ता का सा हो गया, सा का क्या हो गया, चा हो गया, हो गया कि नहीं। ता का क्या हो गया, चा हो गया, दा का क्या हो गया, जा हो गया, नहीं हुआ। उद धन ज्वल उज्ज्वल हो गया, उत धन चारण उच्चारण हो गया, कस धन चित्र, तो का सा का सा हो गया, हो गया। ता का सा हो गया, सत्य जन तो सज्जन हो गया, हो गया कि नहीं। सब भाई चीजें हैं कि नहीं। अब देख लो ये स्तुत संधि, ये भी कभी कभी पूछी गई है। इसमें क्या है, सूत्र है स्तु ना स्तु। अब देखो ट्रिक का, इसमें सा का सा हो जाएगा, सा हो जाएगा, और ता वर्ग इसमें भी आएगा, और ता को का है जे टा, था को ठा, दा को डा, दा को डा, ना को ना, स्टू स्टा, कुछ करने ही नहीं। कॉमन सेंस हमें सीखना है ना, हमें अपना पेपर सॉल्व करना है, हमें संस्कृत पढ़ानी थोड़ी नहीं है। अब नियम ताल का क्या, सा का सा और ता का टा, यही तो था। और क्या था का ठा, दा का डा, यही तो कर दिया। अब देखो उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण देख लो। तत् धन टीका, ता का टा हो गया, सा का पेट वर्मा सा हो गया, दा का डा हो गया, सा का सा डा हो गया, टा आधा सा हो गया कि नहीं। यही तो बता रहे, और क्या बता रहे, उसको कुछ ज्यादा बचा है तो नहीं, पूरा आपका हम रिवाइज करवा दे रहे। अब देखो जसत्व संधि,
क्या होगा, जसत्त संधि। सूत्र क्या था, झमा जसवंते। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी वर्ड का तीसरा अक्षर बनेगा, जो वर्ड है उसका तीसरा अक्षर बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो उदाहरण, कई बात हो गई। देखो इधर चा, चा के बाद क्या आएगा, चा छा जा, चा के बाद क्या आएगा, चा छा, और जा आएगा कि नहीं, तीसरा अक्षर बन गया। तो चा का क्या हो गया, जा हो गया। का के बाद बाक धन ईस, का के बाद क्या आएगा, का और खा और गा आएगा कि नहीं। तो का क्या हो गया, गा हो गया कि नहीं, का क्या हो गया, गा हो गया कि नहीं, का क्या हुआ, गा नहीं हो गया, का है ना। अब देख लो यहाँ जसत्व संधि वाला देख लो उदाहरण कुछ तीसरे का है, का क्या हो गया, गा हो गया। यहाँ का क्या हो रहा है, गा हो रहा है, नहीं आ रहा है। बोलो बात समझ में आ गई, बस घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो अनुस्वार संधि, फिर क्या है, अनुस्वार संधि। अब देखो अनुस्वार संधि में क्या है, सूत्र मोनोस्वार, ये फॉर्मूला रहा। ट्रिक क्या है, वाक्य के अंत में यदि माँ दिया हो तो और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो माँ का क्या अनुस्वार हो जाता, हलंत लग जाता है। बस यही बात ध्यान रखना है। देखो इधर संधि पद या संधि विच्छेद, देखो इसका उदाहरण देख लो। ये देखो उदाहरण, हरि धन बंदे, हरि धन बंदे, तो हरि का क्या हो गया, माँ आ गया, हरिम धन बंदे। जल तो का माँ लग गो, जलम माँ लग गया इसमें, इसमें देखो माँ लग गया, भाई भाई बाकी सब वही रहेगा। नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं। इसमें कुछ है थोड़े नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की थोड़े नहीं इसमें ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग इसमें हमें नहीं लगाना है। अब देखो तोरली संधि, यहाँ से भी सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करना क्या है, तोरली संधि में ट्रिक, इसमें मुख्य रूप से शब्दों के बीच में डबल ला लगा होता है। यदि ता का दा होगा और ला का दा और दा भी ला बन जाता है। जैसे देखो उदाहरण, उद, दा का क्या हो गया, ये डबल ला हो गया, इस ला का क्या हो गया, डबल ला हो गया, इस ला का क्या हो गया, डबल ला हो गया। तो यही तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जब से करके आ रहा हूँ, यही तो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। क्या हो जाएगी ट्रिक, डबल ला इसमें ट्रिक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं पूरे वीडियो में, आज संस्कृत खत्म कर देंगे। अब प्रैक्टिस लगानी है सिर्फ पहला अव्ययी समास। समास जो अव्ययी भाव समास होगा उसमें उपसर्ग दिए जाएंगे, और उपसर्ग कितने होते हैं, 22। इसमें क्या दिया जाएगा, उपसर्ग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, उपसर्ग, और उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। पहला देख लो, देखो उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, नहीं है। क्या दिया गया, उपसर्ग नहीं आया। तो ये पढ़ना है, इसमें सिर्फ ये वाला पढ़ना है इस पे। तो उपसर्ग दिया तो अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, यही ट्रिक है इसकी। अब देख लो तत्पुरुष समास, इसकी ट्रिक्स देख लो आप, पूरा ट्रिक्स पे होगा। इसमें कारक चिन्ह लगा होगा, और कारक चिन्ह क्या बताए थे हमने, जैसे कर्ता क्या था, ने, यही तो था, कर्म को करण से, यही तो थे कारक चिन्ह, नहीं बताए थे, पूरे पढ़ाए हैं ना। अब देखो जीवन प्राप्त, तो क्या होगा, जीवन को प्राप्त, यही तो हो गया, जीवन को प्राप्त, को निकल आया, सुख, सुख को प्राप्त, शरणागत, शरण में आया हुआ, नहीं लगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान, है ना, और ये पूरा वही आपका रहेगा, ये हमने पढ़ाया है। अब देखो कर्मधारय की ट्रिक देख लो, अब आ रहा होगा समझ में, क्योंकि आप उस पे नहीं जाएंगे, उसको पढ़ाएंगे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पूरा ट्रिक से ही तो सॉल्व करना है। पेपर तो छोटा ही है, उस पेपर को कैसे सॉल्व करना, हमें ट्रिक से सॉल्व करना। अब देखो पहला पद बताता है विशेषता दूसरे पद की, पहला पद क्या करेगा, विशेषता बताएगा दूसरे पद की। जैसे कृष्ण सर्प, काला सांप, अर्थात काला कौन है,
तो काला कौन होता है? सांप। तो पहला पद विशेषता किसकी बता रहा है? दूसरे पद की। काला कौन है? सांप। अब देखो मान चसो पुरुषा, महान पुरुषा, महान कौन है? पुरुष। महान कौन है? पुरुष। तो पहला पद किसकी विशेषता बता रहा है? दूसरा पद। और दूसरा पद क्या है? पुरुष। अब देखो यहाँ नील आकाश, अर्थात नीला कौन है? आकाश। नील आकाश में क्या हो गया? नील आकाश। नीला कौन है? आकाश। क्लियर हुआ कि नहीं? अब चलो अब देख लो द्विगु समास। क्या करोगे? द्विगु समास। और द्विगु समास में एक चीज ध्यान रखना है, ट्रैक पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है। पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाचक। पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाचक। अब देखो पूर्व पद में क्या? पंचगमन, 5 गायों का समूह। पंच आ गया, फिर पंचवटी आ गया, त्रिलोकी 3 आ गया, चतुर्फलम 4 आ गया, त्रिवेणी 3 आ गया, नहीं आ गया? तो कहीं ना कहीं ये चीजें आती जा रही हैं। अब देख लो आप, देखो देखो द्वंद्व समास। क्या करेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में या तो चा लगा होगा, या और होगा, या ये डैश दिया होगा। समझ लो द्वंद्व समास है, ये ट्रिक है। देखो सीता चा रामा, सीता और राम, सीता और राम दिया है। नरस चा, देखो चा दिया है, और दिया है, देखो और दिया है। लक्ष्मणो, लक्ष्मण रावस चा दिया है, चा रामस। बोलो बात आ गई? अब देख लो आप बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की ट्रिक का है, देखो आप, सभी देवी देवता आए हैं भगवान जहाँ में। बहुब्रीहि में सब भगवान आए हैं। जैसे पीतम अम्बरम यस्य सा, पीताम्बर, पीला वस्त्र कौन पहनता है? श्री कृष्ण भगवान है। लंबनम उदरम यस्य सा, लंबोदर कौन है? भगवान गणेश। नीलकंठ यस्य सा, नीलकंठ किसका है? भगवान शिव का। तो हमने क्या किया? जितने भगवान आएंगे तो भगवान किस में आएंगे? बहुब्रीहि में। तो बहुब्रीहि में कहाँ जाएंगे? सारे भगवान आ जाएंगे। अब देख लो ट्रिक। अब प्रत्यय, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रत्यय। ये महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। 1 नंबर का है सीटेट में। सीटेट में कितने का है? 1 नंबर का है प्रत्यय। सीटेट में कितने का है? 1 नंबर का। देख लो सीटेट में प्रश्न, ये समझ में आ रहा है? अभी लगाना ये घर पे जाके संस्कृत ही कवर करो 2 दिन में पूरा, है ना? और संस्कृत कवर कर लोगे तो सही रहेगा। देखो थकान हो जाती है पूरे दिन क्लास। देखो ट्रिक्स। कुत्वा प्रत्यय में हमेशा त्वा शेष बचेगा। किसमें? कुत्वा प्रत्यय में क्या बच रहा है? त्वा शेष बच रहा है। जैसे कृत्वा, देखो त्वा शेष बचा, दत्वा त्वा शेष बचा, पीत्वा त्वा शेष बचा, गत्वा त्वा शेष बचा, श्रुत्वा त्वा शेष बचा। कहीं ना कहीं क्या शेष बच रहा? कत्वा। तो ये क्या हो गया? कुत्वा को कत्वा, त्वा शेष बच रहा है। श्रुत्वा, कुत्वा, कुत्वा, कुरुत्वा में त्वा शेष बचेगा। क्या बचेगा? त्वा शेष बचेगा। अब देखो लेप प्रत्यय, दूसरा क्या है? लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय की ट्रिक है, इसमें या शेष बचेगा। लेप प्रत्यय में हमेशा या शेष बचेगा। जैसे अनुभूय, या शेष बच गया। देखो फिर आप चले आओ, आप आ जाइए। विनिय, या शेष बच गया। प्राप्त, या शेष बच गया। आदाय, या शेष बच गया। ब्याय, या शेष बच गया। अनिय, या शेष बच गया। तो इनमें सब में क्या बच गया? या शेष बच गया। क्या शेष बच गया? या शेष बच गया। अब देखो तुमुन प्रत्यय, कौन सा हो गया? तुमुन प्रत्यय। इसमें तुम हमेशा शेष बचता है। क्या बचता है? तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय में क्या बचता है? तुम शेष बचता है। जैसे दुष्टुम, देखो तुम आ गया शेष, तुम अनुतुम तुम आ गया शेष, गातुम तुम आ गया शेष, हंतुम तुम आ गया शेष, ज्ञातुम तुम आ गया शेष, है ना? तो इसमें हमेशा क्या शेष बचेगा? तुम शेष बचेगा। और कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। बहुत पूछता है
देखो ल्युट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ल्युट। ट्रिक है जाकि लुट गए हम, आंखें हुई नम, या नम आएगा या मम आएगा या अम आएगा। लुट गए हम, आंखें हुई नम। तो देखो जैसे दानम आ गया, पठनम नम आ गया, अर्चनम नम आ गया, स्मरणम मम आ गया, ज्ञानम अम आ गया। तो कहीं ना कहीं इसमें नम या अम हमेशा हमेशा शेष बचता है। क्लियर हुई ये बात? अब देखो आप अनियर प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। इसमें देखो ट्रिक, इसमें हमेशा अनीय शेष बचेगा। क्या बचेगा? अनीय शेष बचेगा। देख लो, देखो बहुत बढ़िया ट्रिक में पढ़ा रहे, है ना। अब देखो जैसे कथनिया दिया हो तो क्या शेष बच गया? निया शेष बच गया। क्या बच गया? निया शेष बच गया। देखो दर्शनिया, निया शेष बच गया। बचपन, अन शेष बच गया। निया या अन शेष बच जाएगा। अब देखो जरा अव्यय, अव्यय कितने बताए थे? भाषा परिभाषा, कोई भी विकार उत्पन्न ना हो अव्यय पद कहलाता है। जिस पद में कोई विकार ना हो, जैसे उदाहरण अध, ये डायरेक्ट पूछा गया है सी टेट में। अधुना, ये क्या है? अव्यय है। अंतरा, ये रट लेना, अव्यय है। अन्यथा अव्यय पद है। अपि अव्यय पद है। इति अव्यय पद है। इता अव्यय पद है। यत अव्यय पद है। ओरे अव्यय पद है। उपरि अव्यय पद है। एकता अव्यय पद है। कुता अव्यय पद है। चिरा, ये देखो सी टेट में आया है डायरेक्ट। ये भी, 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 ये भी। अभी हम सॉल्व कराएंगे तब बताएंगे। ये सारे आए हुए हैं। तत्रैव भी आया है और यदा भी आए हैं। ये सारे रिपीटर हैं, आए हुए हैं अव्यय पद। ही भी और ये हर उसमें आए हैं। ये सारे क्या हैं? अव्यय पद हैं। अब देख लो आप उपसर्ग क्या है? उपसर्ग टॉपिक, उपसर्ग, उपसर्ग कितने बताए हैं? 22। अब पढ़ ले उपसर्ग, देखो समझ लो। अनु, पा उपसर्ग है, पा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, निर के साथ साथ दुस उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है, वा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। ये सारे क्या है? तो उपसर्ग कितने हैं? 22। नी उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, उत उपसर्ग है और अभी। इस प्रकार उपसर्ग की संख्या कितनी बताई थी? 22। तो थोड़ा देख लेना, नोट्स आपके पास हैं ही, तो नोट्स में इसको सही से उपसर्ग देख लेना। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कभी गया ही नहीं। अब देखो शब्द रूप देख लो आप। जो पढ़ाते हैं टीचर वो व्यवस्थित पढ़ाते हैं, हम उतना ही बता रहे जहाँ से सीटेट बनाता है ना। अब देख लो कैसे अकारांत पुल्लिंग एक वचन की बात कर रहा है, इसमें ट्रिक देख लो, है ना। इसको सही से बता देते हैं हम आपको। अब देख लो सर शब्द रूप, शब्द रूप हम क्या करेंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। अब जैसे मान लो हमें राम के लिखना है ना, तो हम देखते हैं इसमें सही से ट्रिक कर देते हैं। ममड़ा एक ट्रिक है, राम के जैसे हमें लिखना है राम के, है ना। तो यहाँ एक ट्रिक देख लो सर, इसमें साफ नहीं है ट्रिक। ट्रिक थी मम ड़ा यतस्य में, यही तो थी, मम ड़ा यतस्य में। अब जैसे राम का लिखना है तो देखो सर, राम, रामम, रामेण, है ना, रामाय, बताओ जरा, और रामात, और रामस, हाँ, और राम। तो देखो हमें बड़े आसानी से याद हो गया। मान लो हमें क्या करना है, ये ट्रिक याद रखना है, ममड़ा यतस्य में। तो हमने क्या कर लिया? एक वचन के, देखो शब्द रूप, और शब्द रूप में एक वचन, और एक वचन में किसकी बात कर रहे? राम के।
तो राम के हमें बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या थी? ममड़ा यतस्मै। क्या थी? ममड़ा यतस्मै। राम के हमें बहुत अच्छे तरीके से रूप क्या हो गए? याद हो गए राम के, है ना, एक वचन। अब देख लो जरा दूसरा, इसको ट्रिक को लिख लो आप आसानी से, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हो गया? ममड़ा यतस्मै। राम, रामम, है ना, रामेण, रामाय, रामात, रामस और रामे। चलो देखो अब आप आ जाओ। अब देखेंगे दूसरा, राम शब्द का अकारांत पुल्लिंग द्वयवचन। किसको करेंगे? द्वयवचन। और द्वयवचन में हमने ट्रिक क्या बताई थी, जरा बताओ क्या बताई थी? हमने देखो विभक्ति रूप तो बता दिया था, द्वयवचन में हमने क्या बताई थी? एक ट्रिक बताई थी, मोटू व्याम थ्री योर टू। ट्रिक देखो क्या थी इसकी, राम की देख लो, द्वयवचन राम की देख लो, क्या ट्रिक बताई थी? मोटू व्याम थ्री और योर टू। देखो मोटू राम था तो रामो हो गया, रामो और रामो क्या हो गया? रामो रामो। मोटू हो गया कि नहीं? अब व्याम थ्री है तो रामा व्याम और रामा व्याम और रामा व्याम। देखो तीनों आ गए। अब सर फिर क्या रहेगा? रामियो, सही लिखा है रामियो और रामियो। ये कितनी बार थी? 2 बार थी। बोलो बात क्लियर हो गया? तो मोटू व्याम थ्री योर टू, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामियो रामियो। जब भी पूछता है यहाँ से पूछेगा। अब क्या पूछेगा? विभक्ति, एक वचन, द्वयवचन, है ना, ये तो एक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सातवीं विभक्ति है वो हरो। क्लियर हुआ? तो ये आप ट्रिक कर लो याद, लिख लो जरा। हम एक बार और इसको पढ़ा चुके हैं, जरा देख लो ये ट्रिक। तो राम शब्द के क्या लिखा दिए हमने? ये रूप लिखा दिए बड़े आराम से। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा? राम का बहुवचन। राम का क्या होगा? अब इसी प्रकार आप चाहो तो निरप के बना सकते हैं, इसी प्रकार राम के अनुसार जनक के बन जाएंगे, गज के बन जाएंगे, सर्प के बन जाएंगे और आदि इसी प्रकार आप घर पे बना लेना, है ना, एक वचन और बहुवचन। अब देखो आप देखिए सर, अब इसमें अब देखते हैं अकारांत पुल्लिंग बहुवचन। और बहुवचन के रूप में किसके बनाएंगे? फिर हम फिर बनाएंगे राम के ही। अकारांत किसके बताए थे? राम के ही तो होंगे। अब राम के क्या ट्रिक थी बताओ जरा, क्या ट्रिक बताई थी राम की? तीसरी ट्रिक क्या बताई थी? मान में ब्याटू मुसु। क्या ट्रिक बताई थी? देखो जरा, ट्रिक बताई थी हमने, मान में ब्याटू मुसु, यही तो बताई थी। अब पहला क्या हो गया था? राम माँ, यही तो बताई थी। फिर रामान, फिर रामे, याद नहीं किया आपने। फिर रामा रामाभ्याम और रामा व्याम, है ना। फिर रामम, फिर रामेशु। बोलो यही तो बताई थी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, सातों विभक्तियां हो गई। तीनों ट्रिक हो गई थी। पहली ट्रिक क्या थी? ममड़ा एतस्मै। दूसरी द्वयवचन मोटू व्याम थ्री योर टू। और तीसरी थी मान में ब्याटू मुसु। क्या थी? मान में ब्याटू मुसु। देखो इसी प्रकार हम वृक्ष के बना सकते हैं, इसी प्रकार हम निरप के बना सकते हैं, खग के बना सकते हैं, पुत्र के बना सकते हैं, गज के बना सकते हैं, याचक के बना सकते हैं, सर्प के बना सकते हैं और नर के। आप चाहो तो 1 2 4 घर पे बनाना और ट्रिक सामने रख लेना, बनाओगे तो बन जाएंगे। अब इसी प्रकार हमने क्या किया था सर,
हरी के भी बनवा दिए थे, हरी की भी ट्रिक बता दी थी। तो हरी की हमने ट्रिक क्या बताई थी, जरा देखो। हरी में एक ट्रिक बताई थी, रिमड़ा ए रे टू रव, है ना। क्या बताई थी, रिमड़ा। ट्रिक क्या बताई थी हरी की ट्रिक, री में अड़ा ए रो टू रव, यही तो बताई थी। रेमड़ा क्या बताई थी, रेमड़ा ए रे टू रव, सॉरी ए रे टू रव। देखो हरी की बनाए थे, हरी, यही तो बताई थी। तो हरी की हमने क्या रीमड़ा बोला होगा, रेमड़ा नहीं बोला। हरी का क्या हो जाएगा, हरी। फिर क्या बताया था, हरिम। देखो इधर है प्रथमा हरी, द्वितीय क्या है, हरी। फिर हरिव्याम, हरिव्याम, है ना, यही तो है। देखो दो बार क्या, रिमड़ा रिमड़ा ए रेव टू, गलत हो गया यहाँ कहीं। देखो इधर क्या होगा, एक वचन की देखो हरी की, एक वचन थी रिमड़ा ए रे टू रव। जब तो हरी की दो वचन की है, 3 समूह में बांटा गया है ना, द्वितीय वचन के रूप की थी। तो उसकी क्या थी, रिमड़ा ए रे टू रव, यही तो थी। रिमड़ा ए रे टू एक वचन, हरी का एक वचन। देखो इसमें हरी एकारांत पुल्लिंग जो दो वचन है, तो हरी का एक वचन, हरी का, देखो इधर लिख दें एक वचन। और इसकी ट्रिक क्या थी, जरा देख लो। रिमड़ा री मी अड़ा, यही तो थी। रिमड़ा ए हैं रे टू रव। देखो हरी हती कि नहीं, दूसरा हरिम, और क्या थी, हरेड़ा, हरी अड़ा, और फिर क्या थी, हरे, हरे, यही तो थी। और फिर थी हरे हरे, हरे, और आपने घर पर रिपीट नहीं किया, और क्या थी, हरो। तो एक दो 3 4 5 6 7, 7वीं विभक्ति तक था, यही तो, ये इसमें छूट गई। अब देख लो आप, अब द्वयवचन। देखो द्वयवचन में क्या, द्वयवचन की ट्रिक क्या बताई थी हमने, बताओ जरा। री टू विराम 3 यूरो, क्या बताई थी, री टू व्याम 3 रियो 2, यही तो बताई थी। तो हरी की क्या हो जाएगी, हरी और हरी और हरी, हो गया। अब देखो हरी व्याम, ये 3 बार हो गया, हरि व्याम और हरि व्याम 3 बार हो गया। फिर क्या था, हरियो, देखो नीचे दिया होगा, हरियो और हरियो, यही तो बताई थी ट्रिक, नहीं बताई थी, यही तो ट्रिक बताई थी। और शायद ये ट्रिक देखो दी भी गई है इसमें। देखो प्रथम विभक्ति में क्या हो गया, हरि हो गया, और द्वितीय में हरि, तृतीय में हरिव्याम, हरिव्याम, हरिव्याम हो गया, हरियो हरियो हो गया। वही बात हो गई कि नहीं, सेम। अब देख लो हरि का पुल्लिंग बहुवचन, और पुल्लिंग बहुवचन की ट्रिक क्या बताई थी, हरि का पुल्लिंग और पुल्लिंग में बहुवचन, बहुवचन की क्या ट्रिक बताई थी, हरि की पुल्लिंग बहु, या ना भी ब्या टू मुसु, क्या बताई थी, या ना भी, क्या बताई थी, या ना भी, और बताई थी ब्या, और टू मुसु, सेम वही है कि नहीं। अब देखो यहाँ जब हरी की आती तो हरिया हो गई कि नहीं, हरिया हो गई, और हरिया के बाद क्या, हरन हो जाएगा, हरन हो जाएगा। उसके बाद हरिब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरिब हो जाएगा। और उसके बाद हरिव्या, हरि व्या, एक 2 बार है ना, और हरि व्या हो जाएगा कि नहीं। देखो 2 बार हो गया, हरिव्या हरिव्या, है ना। उसके बाद हरि राम हरिसु, हरि राम, और क्या था, हरि सु। तो कहीं ना कहीं वही बात है कि नहीं। तो पूरा ट्रिक में हो गया, हो गया, है ना। देखो ट्रिक हो गई।
और ट्रिक क्या की, हरी की। ये सारे नोट्स आपके पास हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब हो गई ये ट्रिक्स, क्योंकि कुछ चीज़ों की टाइप नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो, अब देख लो आप, धातु रूप क्या पढ़ेंगे हम? धातु रूप। क्या पढ़ेंगे? धातु रूप। अब क्या था सर, यहाँ इस प्रकार हमने ये धातु रूप देखने हैं ना। कहते क्या देखना है अब हमें? धातु रूप देखना है। धातु रूप में क्या था सर, जो इसमें मुख्यतः लट लकार, बस यही सीटेट में एक प्रश्न पूछा जाता है कि लट लकार को क्या कहेंगे। तो लट लकार को वर्तमान काल कहेंगे, प्रथम पुरुष के रूप में, मध्यम पुरुष के रूप में, उत्तम पुरुष के रूप में। जबकि लट लकार को भूतकाल कहेंगे, पहला, दूसरा, और आप थोड़ा चलेंगे तो तीसरा लट लकार, और इसको कहेंगे भविष्यकाल। पुरुष क्या होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसमें कुछ चीज़ें और देखते हैं सर। अब इससे धातु रूप कैसे बनेंगे सर? धातु रूप लट लकार वर्तमान काल। देखो हमने यहाँ क्या किया, ट्रिक का प्रयोग कर लिया। तो सर एक वचन के रूप में, द्विवचन के रूप में, बहुवचन के, एक ट्रिक्स हमने बता दी। ट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने लिया पठ का, पठ मीन्स होता है पढ़ना, है ना। एक ट्रिक हमने ले ली, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन ही तो रहेगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। अब देखो हमने क्या करी, ती तन ती, ट्रिक हमने क्या ले ली सर? ती तन ती। तो क्या हो गया? पठती का होगा, तो पठती, पठता, पठंती, तितंती क्या हो गया? पठती और पठता, पठंती, क्या हो गया? पठती, पठता, पठंती। नेक्स्ट मध्यम पुरुष था पठसी, तो सी थे था, ट्रिक हमने क्या ले ली? सी थे था। तो बोले तो पठसी, पठता और पठता। क्या किया हमने? ट्रिक क्या ले ली? सी था थे। उत्तम पुरुष में हमने क्या ट्रिक ले ली? मी, बे और माँ। देखो पढ़ना करे, पठामी, पठाबा और पठामा, मी व मी, पठामी, पठाबा, पठामा। ये हमने यहाँ से इसकी सर ट्रिक्स ले ली। अब देख लो सर इसी तरह देख लो सर, यहाँ और देख लो इसी तरह, देखो देख लो। इसमें क्या था, जब हम धातु रूप पढ़ते थे, लट लकार किसकी? भविष्यकाल की बात करते थे, है ना। और जब भविष्यकाल की बात, तो हमने इसको कैसे याद करवाया था आपको? देखो सर इसमें देखो, पुरुष हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमने कहा था जब भी भविष्यकाल होगी तो इसकी ट्रिक बताई थी, ये लग जाएगा, यही तो बताई ट्रिक, सा लग जाएगा। जैसे देखो सर, पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यही तो था। देखो ट्रिक्स में कैसे करते हैं। जैसे देखो एक वचन पश्यति, तो वही था ती तन ती, वही ट्रिक है सेम। सी थे था, वही ट्रिक है। मी बे माँ, सेम है। अंतर क्या हुआ? ये देखो सा लग गया, ये 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 सा। अंतर क्या है? सिर्फ सर सा लग गया, बाकी जो फ्यूचर की रहेगी वो सेम रहेगी, सा ही लग जाएगा। अब देख लो सर, यहाँ इधर देख लो, यहाँ इसमें क्या करेंगे? सिर्फ आ लग जाएगा। जबकि देखो सर इसमें क्या नोट, वर्तमान धातु में आ लग जाएगा। धातु रूप लट लकार मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या देखो, वहाँ क्या था आप देख ला, ता जैसे था, आ देखो लग गया, पठत, पठताम, यही तो था। देखो इधर, तो इसमें क्या लग गया? सब में आ लगा दिया, बस यही ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या लग गया? सिर्फ और सिर्फ उसने आ को लगा दिया। क्या किया? आ को लगा दिया सब वर्तमान काल में।
है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, भूतकाल में आ लग जाएगा। फिर से देखो एक बार, इसमें ट्रिक क्या थी सर भाई, थी तीतंती, तीतंती। और ये क्या है, वर्तमान काल था ना, वर्तमान। भूतकाल में क्या लग, भविष्य काल में लग जाएगा, स्या लग जाएगा, और उसमें आ लग जाएगा, अपटति, अपटता, अपटंती, है ना। इस प्रकार ये आप बड़े आसानी से 1 नंबर का कर लोगे। फिर है संस्कृत की संख्याएं। किसकी बात कर रहा है, संस्कृत में संख्याओं की बात। तो आपको संख्या कैसे करनी है हम आपको बता देते हैं। 1 को एकम कहेंगे, है ना। 2 को द्वा कहेंगे, इसमें दिया नहीं, द्वा। 2 को द्वा कहेंगे, है ना। 3 को त्रिया, 4 को चत्वार, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, है ना। 9 को नवा। अब देखो जब 9 को नवा कहेंगे, अब देखो 10, 10 को क्या कहेंगे, दशा कहेंगे, है ना। अब देख लो इधर, अब 10 को दशा होगी। अब देखो 20 को क्या कहेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, विशति हो जाएगा। 30 का त्रिशति हो जाएगा। 40 की चत्वार सती हो जाएगा। 50 की पंचाशत हो जाएगा। 60 की षष्ठी हो जाएगी। 70 की सप्तति हो जाएगी, है ना, सप्तति हो जाएगी। जबकि 80 की अशीत हो जाएगी, और 90 की नवतई हो जाएगी, और 100 की शतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 का शतम हो जाएगा, है ना। अब कुछ देखो, 19 को नवदशा कहेंगे, या एकोन विशति, 1 कम 20 क्या कहेंगे, 1 कम 20 भी कह सकते हैं, है ना। या एकोन त्रिशति, 1 कम 30 भी कह सकते हैं, है ना। इस प्रकार, तो इस प्रकार देखा कि हमने गिनती। अब अगर वो सर कहता है, आपसे कहता है लिखो 25, कैसे कहता है, लिखो 25। अब आपको क्या करना, बस ट्रिक है यहाँ, छोटी सी ट्रिक को ध्यान में रखना है, और आपको बना, ये क्या है, पंच। अब 20 में से 5 निकल गई, 25 में से 5 निकली, कितनी बची, 20। तो जाए क्या कहें, 20 सती। तो ये 20, ये क्या हो गया 20, और ये क्या हो गया 5, और 20 और 5 कितना हो गया टोटल 25। तो यही तो कह रहा, पंच विशति। क्या कह रहा, पंच विशति। अब आपसे कोई कहा है लिखो 41, अब इसे क्या कहेंगे, एका चत्वारिशत, 40 है तो चत्वारि सत कहेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे, 41 हो गया, है ना। अब वो कहता लिखो 29, है ना। अब कैसे लिख सकते हैं, 1 कम 30 लिख सकते हैं। तो कैसे लिखोगे, एकोन त्रिशति लिखोगे कि नहीं, एकोन त्रिशति। या फिर ऐसे लिख लो 9 नवा। अब हम यहाँ क्या बची, 20 बची, विंशति। दोनों ही सही हैं, दोनों क्या है, दोनों ही अपने आप में सही है। तो इस प्रकार सर हमने CTP में, CTET में संस्कृत पढ़ाने का प्रयास किया। पूरा ट्रिक्स में जो अनुभव रहा हमारा, वो परोसने का कार्य किया है। अगर सर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी भेजें। आज के लिए इतनी, जय हिंद, जय भारत।